नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीईटी को लेकर इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में। यूपी टीईटी के एक और इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई मामला विचाराधीन है आप सभी के लिए तो वो 3 सवाल जिनको लेकर लगातार अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। चाहे वो आपके नाम के पहले KM लगा हो, जिसको आप कुमारी कहते हैं शॉर्ट में, या अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर कोई समस्या आ रही है, या पति का लगेगा कि पिता का लगेगा। अगर मैं आपको बोलूँ पति साइड से लगेगा तो इसके बारे में जानकारी दी गई है, और पिता का नहीं लगेगा उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। डोमिसाइल पुराना कितना होना चाहिए, क्या ज़्यादा पुराना डोमिसाइल मान्य नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी बातें जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बड़े ही टू द पॉइंट हम बात करेंगे, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, कैसे आपको अरेंज करना है और किस तरीके से आगे की चीज़ें फॉलो करनी है। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा बड़ा ही क्लियर है, नाम के पहले अगर KM लगा हुआ है तो देखो, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा समस्या का जो कहने की विषय होता है वो यही होता है। कोई भर्ती अगर जैसे तैसे आ जाए तो उनकी कहीं ना कहीं परेशानियां ख़त्म नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, और ये उन्हीं में से है जो है सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशानी का नाम KM लगा होना। KM का मतलब कुमारी शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। अब अगर नाम के पहले KM लगा हुआ है, किसी का केस होगा कि 10वीं के अंदर KM लगा है लेकिन 12th में नहीं लगा हुआ। किसी का केस होगा कि 12th के अंदर लगा हुआ है लेकिन उसके आगे नहीं लगा हुआ। किसी का केस ऐसा भी हो सकता है कि 10th और 12th दोनों में लगा हुआ है लेकिन आगे की जो उनकी ग्रेजुएशन है, BEd है, उसके अंदर नहीं है। लेकिन किसी किसी का केस ऐसा भी हो सकता है कि उनके 10th और 12th में लगा नहीं है लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन और BEd में लगा दिया है। तो केस कैसा भी हो, बस आपको जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा उसको आपको समझना है। अगर आपने वो समझ लिया तो आधे से ज़्यादा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी कवर करने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप यूपी टीईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कम दाम में अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत कोई आपके लिए तो है नहीं है। अगर आप कुछ बनेंगे तो आपका परिवार आपसे भी ज़्यादा आगे जाएगा। तो निश्चित तौर पे यूपी टीईटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। बड़े ही किफ़ायती दरों के अंदर मात्र 199 रुपये में आपको पूरा कंटेंट मिल जाता है, जिसमें 60,000 वन लाइनर, बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, SST, EVS के इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं। 50 प्रैक्टिस सेट 2011 से लेकर 21 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके सभी सवालों के जवाब, फुल चैट सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। और वो आपको कहाँ से मिलेगी? व्हाट्सएप से ही, ठीक है। क्या करना है आपको? व्हाट्सएप करना है। किस नंबर पे? इस वाले नंबर पर 7719676659 पे अभी व्हाट्सएप करें, और फिर उसके बाद आगे की चीज़ें आपकी सारी की सारी हल कर दी जाएंगी। चाहे वो आपकी प्रिपरेशन को लेकर परेशानी हो, या अगर आपकी किसी प्रकार की कोई फॉर्म को लेकर ही परेशानी, तो अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नाम के पहले अगर KM लगा हुआ है तो। देखो, मैंने आपको बहुत सारे केस बताए थे, आपका कोई भी केस हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, 3 बातें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। पहली है कि आपके 10th और 12th में अगर KM लगा हुआ है, आगे किसी में भी आपके KM नहीं लगा हुआ, तो निश्चित होकर के बैठ जाइए, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ग्रेजुएशन और BEd के आधार पर जो आपने नाम लिखा है, यानी कि बिना KM के, तो आपको वही लिखना है। क्योंकि 10th और 12th में लिखा था लेकिन BEd और ग्रेजुएशन में नहीं था, तो आपको वो नहीं लिखना है। सवाल होगा क्यों? उसका ये है कि आंसर कि 10th और 12th में पहले यूपी बोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ये कर दिया करता था, जो महिलाएं होती थी उनके KM लगा देता था। क्योंकि 10वीं और 12वीं की जो छात्राएं होती हैं उनकी इतनी जल्दी शादी तो होती नहीं है, तो KM के नाम पर लगा दिया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादातर उन अभ्यर्थियों के साथ भी होती थी जिन्होंने कभी लिखा भी नहीं लेकिन फिर भी लिख दिया गया था। तो याद रखें कि अगर आपने KM नहीं लिखा हुआ है ग्रेजुएशन BEd के अंदर, लेकिन 10th 12th में है, तो आगे भी आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल आता है कि हमारी 10th और 12th में नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन और BEd के अंदर है, तो इसका सीधा सा जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि देखो, याद रखें कि अगर आपने 10th और 12th में नहीं था लेकिन ग्रेजुएशन BEd में आपने लगा दिया है, तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि आपने ये जानबूझकर लगाया है।
अगर आपने जानबूझकर लगाया है तो इसके लिए यही अच्छा होगा कि आप यूपीटीईटी के फॉर्म के अंदर भी केएम लगा दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे ज़्यादा, क्योंकि केएम से ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत उस चीज़ से आती है जिससे कोई मेरिट प्रभावित हो रही होती है, और केएम से तो कोई मेरिट भी नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इस बात का। तो ये तो बात होगी जिनका है, जिनका नहीं है। अगर कोई और भी केस है तो भी ध्यान रखें कि केएम को लेकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं आपको एक लाइन में बता दूं तो केएम होना ना होना आपके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करेगा, और ख़ासकर यूपीटीईटी में तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आपके पहले लगा हुआ है तो आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे भी मत करो। अगर 10th और 12th में नहीं था लेकिन आपने उसको आगे कंटिन्यू कर दिया तो फिर आगे कंटिन्यू कर लो। और अगर आपके पहले लगा हुआ है 10th और 12th में और आपने अभी तक कंटिन्यू किया है तो आगे तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जवाब हो जाता है केएम को लेकर। अगला सवाल देखने के लिए मिल रहा था जो कि था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। मैंने लिखा हुआ है जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप सभी का पति का लगेगा, लेकिन वो सभी के लिए नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए नहीं, कुछ महिलाओं के लिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पर ना ईडब्ल्यूएस के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब ईडब्ल्यूएस की जब कास्ट सर्टिफिकेट की बात आती है तो ये कास्ट सर्टिफिकेट ही एक तरीके से है ना, क्यों तभी तो मांगा जाए जाति प्रमाण पत्र। तो अब ईडब्ल्यूएस जो बनता है वो किस आधार पे बनता है? वो बनता है आय के आधार पे, इनकम के आधार पे, है ना। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? इनकम को लेकर। अब इनकम किसकी डिसाइड होगी? अगर आप शादीशुदा हैं तो पति की इनकम काउंट होगी, कॉमन सेंस है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इनकम किसकी काउंट होगी? पति की काउंट होगी। तो क्योंकि आप उनकी फैमिली के अंदर हैं फ़िलहाल, तो ईडब्ल्यूएस को लेकर जब आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाए तो पति की तरफ से लगेगा अगर आप शादीशुदा हैं तो। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर बात ही ख़त्म, फिर तो आप पिता का लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बात क्लियर। अब ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या करना है? देखो ओबीसी एससी जो बनता है वो कास्ट के आधार पर बनता है, इनकम के आधार पर नहीं बनता। तो चाहे आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो इस केस में आपके पति का कुछ भी नहीं लगेगा, जो लगेगा पिता की तरफ से लगेगा, क्योंकि जो आपकी जाति डिसाइड होती है बाई बर्थ डिसाइड होती है, ठीक है। तो अब आपको ये याद रखना है, अगर ईडब्ल्यूएस है तो पिता का लगे, पति का लगेगा। अगर नहीं है ईडब्ल्यूएस, अदर कैटेगरी से हैं, तो आप पति साइड का ना लगाते हुए पिता का लगाएंगे तो आपका काम आएगा, ठीक है। ये तो बात हुई इनके बारे में। एक सवाल और घूम रहा था जो कि संबंधित था डोमिसाइल को लेकर के। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे पूछा था सर डोमिसाइल के बारे में क्या कहें। देखो डोमिसाइल की कोई दिक्कत नहीं आती है, बड़े ही आसान भाषा में समझा देता हूँ। डोमिसाइल आपका जो होता है वो तब काम आता है जब आपको नौकरी के लिए दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे 5 साल का यूपी के अंदर निवासी हो, ये कंडीशन मांगी जाती है उस केस के लिए। तो वहाँ पर कोशिश ये होती है कि 3 साल से ज़्यादा पुराना डोमिसाइल नहीं होना चाहिए। तो अभी के लिए आपको कुछ भी नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पुराना डोमिसाइल है भी है, उससे भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। डोमिसाइल को लेकर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। डोमिसाइल ज़्यादातर जब मांगा जाता है वो आपको देखने के लिए मिलता है जब आपको नौकरी दी जा रही होती है, तो वहाँ के लिए बहुत खास है, ठीक है। अगर उसमें आप जाएंगे तो उसके लिए आपको डोमिसाइल देना ही पड़ेगा। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना।